अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याज़ी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त जिस नहज पर खड़ा है वो न सिर्फ माशी जवाल की अक्कासी करता है बल्कि इखलाकी और हुकूमती दिवालियापन की मुकम्मल तस्वीर भी पेश करता है। एक तरफ तूफानी बारिशों ने मुल्क को डुबो दिया, 221 कीमती जानें जाया हो चुकी, हजारों मकानात जमीन बोस, सैकड़ों मवेशी हलाक और मुतासरा अवाम हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान इशराफिया अपने इक़्तिदार की मजबूती की खुशियां मना रही है। ये वो मंजरनामा है जो हमें बताता है कि इस मुल्क में आम आदमी की जिंदगी की कीमत सिफर है और इक़्तिदार ही वो वाहिद चीज है जिसके गिर्द तमाम सियासी खेल घूम रहा है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 804 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। पंजाब में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है जहां 135 अफराद जान की बाजी हार गए। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इस्लामाबाद में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। हर साल मानसून आता है, हर साल नुकसान होता है और हर साल हुकूमत वादे करती है मगर नालों की सफाई, हिफाजती इंतजामात और मुस्तकिल हिकमत अमली कभी नहीं बनती। और नतीजा क्या निकलता है? अवाम की लाशें, तबाहशुदा घर और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें जैसे बेमानी बयानात। एक तरफ लोग कुदरती आफत और हुकूमती मुजरमाना गफलत से मर रहे हैं तो वहीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ है कि IPPs की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2015 में 9,765 मेगावाट थी जो 2024 में बढ़कर 25,624 मेगावाट हो चुकी है। मगर हैरत अंगेज तौर पर बिजली की कीमतें कम होने के बजाय कई गुना बढ़ चुकी हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि बिजली तकसीम कार कंपनियां लाइन लॉसेस और नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस हैं। 5 तकसीम कार कंपनियों ने सिर्फ एक माह में 2,78,649 सार्फिन को 47 अरब 81 करोड़ रुपए के इजाफी बिल भेजे। लाइन लॉसेस, बिजली चोरी छुपाने के लिए ओवर बिलिंग में मुलव्वस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साल 2023 से 24 में सार्फिन को 90 करोड़ 46 लाख बिजली यूनिट्स का इजाफी बिल भेजा गया। जहां लोग बिजली के बिलों से खौफजदा हैं, वहीं मुल्क में चीनी स्कैंडल के बाद चीनी बहरान ने भी अवाम का जीना धोबड़ कर दिया है। जुड़वा शहर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में चीनी बहरान जारी है। वफाकी हुकूमत की तरफ से चीनी के एक्स शुगर मिल्स 165 रुपए किलो कीमत मुकर्रर करने से शुरू होने वाला चीनी बहरान मुसलसल जारी है। वहीं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट वाज़ेह करती है कि पाकिस्तान की मईशत को 10 बड़े खतरात लाक हैं जिनमें तवानाई का बहरान, नाकिस तालीम और सेहत, मौसमियाती तब्दीली, पॉलिसियों का फकदान और गुर्बत, सियासी अदम इस्तेहकाम और बरामदात में कमी शामिल है। रिपोर्ट बताती है कि अगर मईशत मौजूदा रफ्तार से चली तो 2047 तक $3 ट्रिलियन का हदफ हासिल नहीं हो सकेगा। GDP की शरह नमो 9.8% होनी चाहिए मगर मौजूदा रफ्तार सिर्फ 4.7% है। सवाल यह कि क्या कोई इन सिफारिशात पर अमल करेगा या ये भी महज फाइलों की जीनत बनकर रह जाएंगी? ऐसे वक्त में जब मुल्क का हर शोबा बहरान का शिकार है, हुक्मरान और अपोजिशन सेनेट की नशिस्तों पर और हुकूमती इक़्तिदार पर उलझे हुए हैं, बारिशें अवाम को बहा ले गईं, महंगाई ने जीना धोबड़ कर दिया, बिजली और गैस चोरी का बोझ अवाम पर डाल दिया गया मगर सियासी जमातों की आंख बचोली एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, बयानबाजी में मसरूफ है। हुकूमती तर्जमान हो या वुज़रा, हर वक्त मुल्क की तरक्की के गुन गाते दिखाई देते हैं मगर अवाम उनके सुरों में रोज जान देती नजर आ रही है। ये वो वक्त है जब हुकूमत, अपोजिशन, अदलिया और अदारों को अपनी तरजीहात असरे नो तय करनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में सिर्फ सियासत बचेगी, अवाम नहीं। पाकिस्तान में अवाम के मसाइल क्या कभी हुक्मरानों की तरजीह बनेंगे? क्या सियासी मफाद और हवस से इक़्तिदार अवाम की जानों से भी ज्यादा अजीज है? इन सब सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सईद साहब, सैलाब, बारिशों की वजह से 221 से जायद हलाकतें और सैकड़ों मकानात की तबाही के बाद भी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सिर्फ एहतियाती तदाबीर तक महदूद रहा। क्या ये मुजरमाना गफलत नहीं या हम हर बार की तरह इस बार भी इस तमाम मसले को कुदरती आफत कहकर आगे बढ़ जाए? देखिए, है तो ये कुदरती आफत ही, लेकिन पेशबंदी करते हैं
हमें 2010 में जब सैलाब आया था तो बहुत सी स्टडीज आई थी और ये भी पता चल गया था कि पाकिस्तान बहुत एक्सट्रीम जो वेदर इवेंट्स हैं उनकी जद में है। इससे पहले 2005 में जल्जला आया तो उससे बाद कहा गया जी कि यहाँ पे क्वेक रेजिस्टेंट बनाए जाएंगे जो मकानात हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर है। मगर पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे जितने भी पब्लिक फंड्स हैं उसमें तो देखें ना, यूएनडीपी कहता है 16-17 और कोई $23 बिलियन भी कहते हैं, वो इशराफिया की सब्सिडीज खा जाती हैं। जो जी। पैसा थोड़ा बहुत ये एक नुमाइश के तौर पे रखते हैं पब्लिक स्पेंडिंग के लिए, वो भी ठेकेदारी और जो है बाकी जो करप्शन की नजर हो जाता है। एवरीबॉडी नोज दैट, इट्स अ पब्लिक नॉलेज। इसलिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो हमारे यहाँ लास्ट जो 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 कैलेमिटी होती है वो फिर अल्टीमेटली मैन मेड कैलेमिटी बन जाती है। आता तो ये कुदरत की तरफ से है, नेचुरल होता है। सर नेचुरल तो होता है, कुदरत की तरफ से होता है, लेकिन फिर जब वो हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं कि कोई एहतियाती तदाबीर लेने की ज़रूरत है, कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप समझते हैं कि हालिया बारिशों और सैलाब में एनडीए में और सूबाई हुकूमतें बर वक्त और मौसर अंदाज में अगर मुतहरक नजर आए, या ये एक बार फिर आपको लगता है रवायती नाकामी का मुजाहरा था। हालांकि मौसमियाती तब्दीली और ख़तरात से बचने के लिए IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.4 अरब की रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फराहम की है, उसके बावजूद ये हालात बात ये है कि ये इसमें जो कॉमन मैन है ना, वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस नहीं है। इस सारे नज्म और नस्क में आम आदमी कहीं नहीं खड़ा। देखें, बात ये है कि उसकी एक बंदे की न्यू सेंस वैल्यू होती थी वोट की, वो भी खत्म हो गई, वो भी खत्म कर दी गई। तो जिस तरह वो कहते थे कि लैंडे फिर मुबारकबादा खाली डब्बे वोटा दे। तो अब ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, ये जो पावर प्लेयर्स हैं ये ऊपर खेलती है। अमेरिका बादर में लॉबिंग करें, पाकिस्तान की रियासत में मुक्तदरा के अंदर लॉबिंग करें, तो आम आदमी तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। हाँ, आके अखबार में बयान दे दें, जाके फोटो शूट्स करवा लें, हेलीकॉप्टर पे बैठ के हमारे पेट्रोल को मजीद जाया करें, जाके घूम फिर के एक अच्छी सैर कर ले, नीचे से तमाशा और मंजर देख लें लोगों के डूबे हुए घरों का। तो ये है, तो बेसिकली पूरा इकोनॉमिक मॉडल बिगड़ा हुआ है इस दुनिया का भी, और हमारा उससे कुछ ज्यादा बिगड़ा हुआ है। सर हमारा तो फिर आवे का आवे ही बिगड़ा हुआ है ना। आपने तो कह दिया आम आदमी का पॉइंट ऑफ रेफरेंस ही नहीं है। आज तो मैंने पूरा प्रोग्राम बात ही मैंने सोची थी सिर्फ आम आदमी के मसाइल पे करेंगे। बहुत सियासत हमने डिस्कस कर ली है। अभी एक और रिपोर्ट में देख रही थी, ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, उसके मुताबिक सिर्फ एक माह में 47 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई है। सर ये कैसे मुमकिन हुआ कि मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई ना हो सकी? क्या ओवर बिलिंग के पीछे सिर्फ नाअहली है, या ये भी बाकायदा एक मुनज़्ज़म करप्शन मॉडल बन चुका है जो कई सालों से जारी है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, इसमें हर चीज तय होती है। मतलब ये देखे ना, ये ऐसे हमने नाम दिया था, मैं और मेरे भाई रऊफ कलासरा, जब हम शो करते थे, फ्रेंडली गवर्नमेंट होती है हमारी और ठेकेदार फ्रेंडली जमहूरियतें हैं। तो ये जो है, ये इसमें ना मैंने जिस तरह कहा कि भाई बंदा मैटर ही नहीं करता जी, हम जो है वो ट्रम्प मैटर करता है, और इधर मकामी तौर पर जो है वो लोग मैटर करते हैं। तो ये पूरा, जिसे हम आप तो ये कहते हो कि ना क्लीशे बन गया है कि एलीट कैप्चर है, तो एलीट का कैप्चर तो हो चुका। अब कल इलेक्शन हुआ है, मैंने तो उस पर कोई स्टोरी नहीं, क्या स्टोरी करूं मैं उस पर? क्या 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 इलेक्शन हुआ है या पे क्या? तो इसलिए बेसिकली पाकिस्तान एक ऐसे दौर में है और पाकिस्तान की आवाम लीडरलेस है। अब लोग बड़े हैरान होते हैं जी, लीडरलेस कैसे हैं? खान साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, वोट की हद तक वो बेशक बहुत बड़े लीडर हैं, मगर सवाल ये है कि मंशूर तो खोल के देखें। अभी मैं बताऊं आपको कि यूटिलिटी स्टोर जो उन्होंने बंद किए हैं और बेशुमार और मुलाजमों को उन्होंने नौकरी से बाहर निकालना है, कहीं आपको कोई लीडर नजर आया जो उनको लीड करे? ये नौकरियां देना आपका काम नहीं। आप हमसे 18% टैक्स हर चीज पे लेते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स इस मुल्क के अवाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन देते हैं। उसके बदले आप हमें सेध दे रहे हैं, उसके बाद आप तुम्हारी नौकरियां छीन रहे हैं, हम आपको नौकरियां दे रहे हैं। हमारे पैसों से आप मर्सिडीजें चलाते हैं और आपके साथ साथ जो है पीछे गाड़ियां होती हैं, उनका पेट्रोल हमारे पैसों से जल रहा होता है। तो ये, और फिर जो है हमारे पैसों से चीजें बना के आप अपनी तस्वीरें ऊपर ठोकते रहते हैं। तो बेसिकली ये कोई है नहीं,
कोई है भी नहीं सर, जो भी है वो लेकिन अपने जाती मफाद के लिए इकट्ठे होके बैठ जाते हैं, तब तो सर कोई मसला नहीं होता। अभी जैसे सेनेट के इलेक्शन में भी हमने देखा किस तरह से इकट्ठे बैठ गए, कोई एतराज नहीं था, पीटीआई वाले भी उनके साथ बैठ गए जिनको वो जाली हुकूमत या फॉर्म 47 वाली हुकूमत कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अपने मफादात के लिए तो वो बैठ सकते हैं ना, मुल्क के लिए नहीं बैठ सकते, अवाम के लिए वो इकट्ठे नहीं बैठ सकते। नहीं, बात यह है कि मैंने तो उस दफा सेनेट इलेक्शन में मुझे एक चैनल ने फोन किया जी सेनेट इलेक्शन में बात करें, मैं क्या बात करूं, कौन सी बात करूं, जब खुद आपके लोग कह रहे हैं ये करोड़ों इधर के, मुझे तो नहीं पता, हमने तो आपसे ही सुना है, तो उस पे बात करने की क्या जरूरत है। ये तो ऐसे ही है ना कि मैं बात, मुझे कोई कहे जी आज प्रोग्राम बात करें जी, वहां अपना फला जो दुकान है उससे 4 मोटरें खरीद ली किसी ने, तो भाई मैं उसमें क्या स्टोरी करूं, मैं क्या बात करूं, इट इज सो मीनिंगलेस। और यही वजह है कि लोगों का इतना डिस्कनेक्ट है कि वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इनसे दूर, और ये चाहते भी यही हैं कि भाई लोग इंटरेस्ट लेना छोड़ दें और हम जो है जो ऊधम मचाई रखे, जो माशी ऊधम हमने मचा रखा है, मगर ये कि थिंग्स आर गोइंग टू अ डायरेक्शन इन विच जो है ये जो लल है, ये खामोशी है, ये जो ठहराव है, ये हमेशा किसी तूफान का पेश खैमा होता है। अवाम तंग है और अवाम के पास कोई ऐसा लीडर नहीं है जो उनके मुतालबात को आगे करे। अवाम जो है कौमी जमहूरी जो रेवोल्यूशन या जमहूरियत के नारों से आगे चले गए हैं, उनके माशी मसाइल हैं, गाह हमें उसके इशारे बाज वीडियोस जो हमें सोशल मीडिया पे नजर आती हैं, भले उनमें बदतमीजी का अंसर हो या जो भी हो, मगर उनको समझना बड़ा जरूरी है। तो ये है, इसलिए ये जो है अवाम से सियासत बहुत दूर बैठी हुई है, बहुत दूर बैठी हुई है, और अवाम इनसे आगे हैं। और मुझे डर ये है कि हम नहीं बनना चाहते बांग्लादेश, हम नहीं बनना चाहते अपना श्रीलंका, हम नहीं बनना चाहते जो इंडोनेशिया में कुछ दिन पहले हुआ, सर्बिया में जो हो रहा है, तो इस तरह से। लेकिन ये बिल्कुल इन्होंने तय कर लिया है कि इस मुल्क के अवाम डेड है, यही निज़ाम चलेगा, खाओ पियो और चलते रहो। बट सबात एक तगैर को है ज़माने में, ज़माना पलटेगा, बदलेगा, और लोग जो है, क्योंकि जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं, पार्टियों के नेमल बदल होते हैं, लोगों के नेमल बदल होते हैं, जिंदगी का कोई नेमल बदल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में अभी ये कुछ अर्सा ऐसे ही चलेगा, मगर ये लल ज्यादा या ठहराव जिसे उर्दू में कहते हैं, ये ज्यादा देर नहीं ठहरेगा जी। क्योंकि सर बढ़ती गुर्बत, बेरोजगारी हम देख रहे हैं, महंगाई के इस माहौल में हुकूमत की जो टारगेटेड सब्सिडी स्कीम है, क्या ये वाकई मुअस्सर होगी या महज कागजी दावा है? जब प्लानिंग कमीशन खुद कह रहा है कि जीडीपी की मौजूदा रफ्तार मईशत को बचाने के लिए नाकाफी है, तो हुकूमत किन बुनियादों पर इस्तेहकाम का दावा कर रही है? इस मुल्क में 11-12 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। हाँ जी। IMF वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिस मुल्क में 2 करोड़ नौजवान जॉबलेस हैं, जिस मुल्क में, तो कौन सी टारगेट सब्सिडी तो आप लेते हैं। UNDP की रिपोर्ट मैंने कोट की है, जो डॉक्टर क्या नाम है मोहतरम हफीज पाशा साहब की, और फिर उन्होंने जब मुरतब की थी तो $16 बिलियन की सब्सिडी लेते हैं, ये हम इन्हें पालते हैं। फिर बाद में उन्होंने एक मेरे प्रोग्राम में बताया कि वो तो $23 बिलियन तक पहुंच गई है। तो कौन सी एक ही टारगेट सब्सिडी है जो आप इनको दे रहे हैं, मुफ्त में प्लाट मिलते हैं इनको, 80% इनकी जो है वो पेंशन चल रही हैं, गाड़ियां हैं, पेट्रोल है, कुछ इदारों के ऐसे बजट हैं कि जो ऑडिट ही नहीं होते, पूछते ही कोई नहीं है, जो मर्जी कर रहे हैं। तो ये है उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये समझते हैं कि जी हम आवाम को बेवकूफ बना बैठे हैं और ये तो मैटर ही नहीं करते, ना ये इलेक्शन में कोई तब्दीली कर सकते हैं। और इलेक्शन के बारे में तो एक बड़ी मशहूर कोटेशन है बंदे की कि उसने कहा कि अगर हुक्मरान इशराफी को पता चले कि इलेक्शन से कुछ बदल जाएगा तो ये इलेक्शन में पाबंदी लगा दें। अब मेरे ख्याल में पाबंदी लगाने की जरूरत ही कोई नहीं है, ऊपर जो है वो बैठ के आप बना लें जिसको जो बनाना है। सर फिर इन हालात में तो फिर एक मायूसी का फैक्टर मजीद बढ़ेगा ना, फिर वो इस्तेहकाम तो किसी लेवल पे नहीं आएगा। हमने देखा है किस तरह से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह से तो आपको लगता है कि आप कितना अरसा चला लोगे इस सिस्टम को? मैं नहीं समझता कि बहुत देर तक ये इस तरह का सिलसिला चल सकता है, और मैं नहीं समझता कि इस तरीके से जिस तरीके से ये कर रहे हैं तनख्वाहें। मैं अभी देख रही थी किस तरह से वो पंजाब के भी अपोजिशन लीडर को सजा दे दी गई है 10 साल की 9 मई के केसेस में। वेयर दिस विल एंड? देखें, मैं आपको ये बता दूं कि पावर टॉक्स टू पावर। PTI का प्रॉब्लम ये है कि उसकी ह्यूज पॉपुलैरिटी के बावजूद उसके पास, देखिए ना, मैं अब आपको एक बात बताऊं, तो जब 68-69 में मूवमेंट चली थी
तो क्या था, रेलवे वर्कर की हड़ताल थी, वापडा की हड़ताल थी, प्रोफेसरों की हड़ताल थी, लेबर यूनियन जो है उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। ये जो है ना गाड़ियों में बैठ के तो पिजारों के काफिले जाके तब्दीलियां नहीं करते होते। ये जो सिविल सोसाइटी है ना, ये सिविल सोसाइटी जिसे कहते हैं, जी। ये तब्दीलियां नहीं करती होती। प्रॉब्लम ये है कि देखिए ना, आप पूरी दुनिया में न्यू लिबरल डेमोक्रेसी को जूते पड़ रहे हैं हर जगह पे। ट्रंप क्या कर रहा है, जजों को गालियां देता है बैठ के वहां पे। अभी आज कल उसने एक जज साहब को झाड़ पिला दी है, ठीक है, और वहां जब मुजाहरे हुए तो उसने वो फेडरल गार्ड्स भेज दिए वहां पे। तो बात यह है कि आप क्या, अवाम आगे है, लीडर पीछे हैं, मगर अवाम और जमाना और वक्त और जरूरत लीडर तलाश के लाएगी और तराश के लाएगी, और बात आगे बढ़ेगी इस ग्लोब पे अगर जिंदगी ने आगे बढ़ना है तो। जी अच्छा, आप पूरी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ होगा, एक उम्मीद की किरण रहनी चाहिए। लेकिन सर, एक कोरोना एक और भी है, चीनी के स्कैंडल्स हमने देखा है किस तरह से जिन लोगों के नाम आए थे उनमें से किसी पर सजा नहीं हुई, बल्कि बाज तो मौजूदा हुकूमत का हिस्सा भी बने। आटे, चीनी, घी, गैस और बिजली जैसे रोजमर्रा अशिया पर बार बार बहरान आना रियासती नाअहली है, ये ताकतवर माफिया का गलबा है। कब ये सर जान छूटेगी? गंदम का क्राइसिस आया और उसको बड़ा वेहमेंटली दफा करते रहे अनवारुल हक साहब। वो सारी जिंदगी आप अपने कराए हुए इलेक्शन और उसके स्कैंडल का क्या फर्क पड़ता है। जिन्होंने दिहाड़ी लगानी थी लगा ली, निकल गया। वो भी कितने 300 अरब का, पता नहीं कितने 100 अरब का स्कैंडल था। उसको ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट थी उसने कहा ये बदनीयती पर मबनी था। अब इससे सख्त लफ्ज क्या होगा, मगर उनको कोई नहीं पूछेगा, कोई यहाँ पे तादीबी कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, किसी ने ज्यादा आवाज उठा दी या इस बात पे कोई एहतजाज बुलंद कर दिया तो शायद उस पे फीका शीका लग जाए। सो फार यही सिचुएशन है। लेकिन ये सिचुएशन जिस तरह से ब्रू हो रही है और समाज पर जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है और जिस तरह हम स्पोरेडिक मूवमेंट्स देख रहे हैं, कभी डॉक्टर्स की देखते हैं, कभी टीचर्स की देखते हैं, कभी यूटिलिटी वर्कर्स की देखते हैं, तो ये डॉट्स मिल भी सकते हैं। मगर अफसोसनाक बात यह है कि ये इनके जमहूरी और माशी हकूक के लिए कोई बंदा लीड करने को तैयार नहीं है। तो सर, वो भी लगे हुए हैं इतने मसाइल हो, अभी मैंने इतनी सारी रिपोर्ट्स आपके साथ डिस्कस कर ली हुई हैं, इतने मसाइल हो, फिर भी हुकूमत के जो ये कॉन्फिडेंस है और ये जो टीवी पे आकर ये बताना है कि माशी इशारे बड़े दुरुस्त जा रहे हैं, मुल्क में इस्तेहकाम आ गया है, अब सही डायरेक्शन में चल पड़े हैं, ये सब फिर इतना कॉन्फिडेंस आके ये सब कहना, किन किन बेसिस पे ये सारी बातें करना? कॉन्फिडेंस क्या है, आके भाई झूठ बोलो। क्या किसी ने कहा था ना, एक झूठ होता है, एक सफेद झूठ होता है और तीसरा सरकारी आदाब शुमार होते हैं। उन्हें नहीं पता नीचे गुर्बत की सारी रियासत को चलाने का जो बोझ है वो अवाम पे डाला हुआ है। बिजली कैसे बेच रहे हैं पूरे दुनिया में। अभी गर्दिशी कर्जों की वजह से गैस की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है। और फिर देखे ना, अभी ये 1200, 1250, 1300 बिलियन रुपीस इन्होंने बैंकों से कर्जा उठाया। वो जो इन्होंने 2 नंबर मुआहदे किए थे 93 में, 2002 में, 2015 और 16 में, कट के खा रहे हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। और ये है कि मतलब एक मैं तो उसे डिठाई कहूंगा, और वो उसका बुरा नहीं मानते, जाहिर है दे आर बेनिफिशियरीज एंड एज लॉन्ग एज। और फिर ये कि इन्हें ये भी पता है कि यार रौला शोला बन गया तो असी कितने यहाँ हम कहाँ ठहरेंगे, हमारी तो बड़ी मकामात है वहां और भी हैं बाहर। तो फिलहाल इस तरह की सिचुएशन है विच इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है आई बिलीव। बिल्कुल। चले, बहुत शुक्रिया सईद काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, आज कोशिश की कि पाकिस्तान के मसाइल का रोना रोए, रोते तो रहते हैं, पता नहीं इनका हल कब निकलेगा। नाज़रीन, जनूबी एशिया में इस वक्त जो सियासी, माशी और अस्करी तनाव शिद्दत इख्तियार कर रहा है, वो न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और सफारती तवाज़ुन के लिए एक संजीदा खतरा बनता जा रहा है। भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी की हुकूमत अब फस्तायत, अक़लियत दुश्मनी और रियासती जबर का अलामती मॉडल बन चुकी है। भारत के अंदर पाई जाने वाली माशी बदहाली, समाजी इंतशार और सिक्योरिटी फोर्सेस की नफ्सियाती ज़बूहाली एक ऐसे आतिश फिशां की नुमाइंदगी करती है जो किसी भी वक्त फट सकता है। मोदी सरकार का हिंदुत्व पर मबनी नजरिया अब सिर्फ सियासी नारा नहीं रहा, बल्कि रियासती पॉलिसी, कानून नाफिज करने वाले अदारों और अदालती फैसलों तक में सरायत कर चुका है। मोदी हुकूमत का दावा है कि भारत दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन चुका है, मगर जमीनी हक़ाइक़
हकायक इस बयानिए की नफी करते हैं। भारत के अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भारत में पिछले 3 सालों में 1866 खुदकुशियां सिर्फ माशी दबाव के सबब हुई। गुजरात मॉडल, जिसे मोदी की तरक्की का चेहरा कहा जाता था, आज भूख, कर्ज और महरूमी की अलामत बन चुका है। सबका साथ, सबका वकास का नारा अब सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे चंद सरमायादारों के वकास यानी तरक्की तक महदूद होकर रह गया है। आम भारतीय शहरी रोजगार, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के लिए तरस रहा है। छत्तीसगढ़ के नायब वजीर आला वजय शर्मा के इंकशाफ के मुताबिक 2019 से जून 2025 के दौरान सिर्फ छत्तीसगढ़ में 177 सिक्योरिटी एहलकार खुदकुशी कर चुके हैं, जिनमें इसी अरसे में 18 एहलकारों ने ज़हनी दबाव के तहत अपने साथियों पर फायरिंग करके उन्हें कत्ल कर दिया। नक्सल तहरीक से निपटने के लिए बरसों से तैनात फोर्सेज में नफ्सियाती मसाइल, एहसास जुर्म और इंसानी हकूक की पामालियों का दबाव इतना बढ़ चुका है कि वो अब खुदकुशी और दाखिली टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। ये सूरत हाल भारतीय फौज के मोराल और सिक्योरिटी अहलियत पर संगीन सवालात उठाती है। आरएसएस अपनी 100 साला तकरीबात की तैयारी कर रही है जो 25 सितंबर को होंगी, और ये वो ही तारीख है जब मोदी की उम्र 75 साल मुकम्मल होने वाली है। आरएसएस के एसओपीज के मुताबिक क़यादत की रिटायरमेंट की हद 75 साल है, जिसका मतलब यह है कि मोदी का मौजूदा दौरे हुकूमत उनकी आखिरी मुद्दत हो सकती है। अंदरूनी पार्टी कशमकश, माशी बदहाली और अवामी बेजारी से बचने के लिए बीजेपी किसी बड़ी कौमी सलामती की मुहिम जोई को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान पर जहरियत का हदफ बना सकती है। पाकिस्तान इस मुमकिना भारतीय एडवेंचर से मुकम्मल तौर पर आगाह है और आला सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की अफवाज हर तरह की जहरियत के जवाब के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने हालिया महीनों में न सिर्फ तरबियत, टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर की सलाहियत में बेहतरी लाई है, बल्कि नए हथियारों और लड़ाका तैयारों पर भी काम जारी कर दिया है, जिससे पाक फ़िज़ाइया खित्ते में एक फैसला कुन कुव्वत के तौर पर उभरी है। दूसरी तरफ आलमी सतह पर पाकिस्तान की सफारती काविशें भी कामयाब हो रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात हुई। सलामती कौंसिल की सदारत के दौरान पाकिस्तान की क़यादत में अमन और इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर आला सतह मुबाहसा और पाकिस्तान के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। पाकिस्तान ने कश्मीर, सिंध तास मुआहिदा और दहशतगर्दी जैसे अहम अमूर पर मौसर मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई सफारती कामयाबियों के बाद क्या भारत किसी भी जहरियत की जुर्रत कर सकता है? अगर भारत इस बार कोई बराह रास्त हमले की कोशिश करता है तो पाकिस्तान किस तरह उसको जंगी और सफारती महाज पर शिकस्त देगा? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर अहमद हसन अल अरबी। अहमद, आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। अहमद, भारत में हिंदुत्व नजरिया अब रियासती पॉलिसी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। क्या यह सूरत हाल आलमी जमहूरी इक़दार से मुतसादम नहीं? आप भारत में मोदी सरकार के तहत बढ़ती हुई फस्तायत और अक़लियत दुश्मनी को किस हद तक खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा समझते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के अंदर जो इस वक्त हिंदुत्व फैशिज्म है वो भारत को जो यूनियन है सबसे बड़ा भारत की ये जो आपको भारत की रियासत इस शेप और इस फॉर्म में इस वक्त जो नजर आ रही है उसको सबसे बड़ा जो खतरा लाहक है वो हिंदुत्व नजरिया इन इटसेल्फ है। दुनिया में जितनी भी फैशिस्ट नजरियात गुजरे हैं वो थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एक आर्टिफिशियल मार्जिनल अरूज मौशी और इसका अस्करी उनमें जरूर आता है, लेकिन लॉन्गर रन में वो हमेशा खुद भी तबाह होते हैं और अपने इर्द गिर्द भी नुकसान करके फिर वो खत्म होते हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त जो डायनामिक्स है वो बहुत डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो पुराने जो फैशिस्ट गुजरे हैं उनके मुकाबले में। भारत के अंदर अगर आप देखें तो भारत के अंदर 20 तकरीबन करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं जो किसी भी सूरत में एक अकलियत नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद जो हिंदूज की पॉपुलेशन है उसमें भी तकरीबन 45 to 52% जो है वो दलित्स हैं, जिसके खिलाफ इस वक्त की जो इंडिया की जो एलीट है जिसको ब्राह्मणाइज्ड एलीट कहते हैं, जिसके नुमाइंदे हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, जयशंकर, रजत कुमार डोवल, वो उसके भी खिलाफ है। सो इस सारे कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त भारत को सबसे बड़ा खतरा अपने खुद अंदर से है और वो हिंदुत्व नजरिए से है।
और इसी वजह से जो जेनोसाइड वॉच यूनाइटेड नेशंस का जो इदारा है जिसने रवांडा के जेनोसाइड को भी बहुत अरसा पहले प्रिडिक्ट किया था, उसका ये कहना है कि 2030 से पहले भारत के अंदर इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जेनोसाइड होने के चांसेस तकरीबन 70% है। और जो उस इदारे के हेड हैं ग्रेगरी स्टेंटन, उसका ये स्टेटमेंट है दैट इंडिया इज एट अ कस्प ऑफ अ जेनोसाइड, भारत एक बहुत बड़े कत्लेआम के दहाने पे खड़ा है। और आज आप उसको अगर उन स्टेटमेंट्स को, उन प्रेडिक्शंस को, उन एनालिसिस को कनेक्ट करें, जो इंडिया के अंदर आप हिंदुत्व का राइज देख रहे हैं, जो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, जो योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, जो इनके फैशिस्ट डिजाइन को देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वो जो प्रेडिक्शंस हैं, वो जो एनालिसिस हैं, वो सच्चे होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। अहमद, एक तरफ भारत का दावा है कि वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, वहीं भारत में गुर्बत और कर्ज की बुनियाद पर बढ़ती हुई खुदकुशियां मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद की अलामत है या किसी वसीतर निजामी बहरान का इजहार है? कुड दैट बी द रीजन जो हम देख रहे हैं कोई पॉलिटिकल तब्दीली आ सकती है? अभी रिसेंटली हमने देखा है कि उनके नायब सदर ने अचानक इस्तीफा दे दिया है। जी देखिए, भारत में इसमें तो कोई किसी किस्म का किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि पहलगाम के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जो नरेंद्र मोदी जिन सहारों पे, जिन पिलर्स पे खड़ा था, वो शेक हो चुके हैं। जी। इनके वाइस प्रेसिडेंट जो आप कह रही हैं कि इस्तीफा आया, उसके बाद से आप देख रही हैं कि योगी आदित्यनाथ की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं अमित शाह के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ। सो उन मुलाकात के बारे में इंडिया में ये भी स्पेकुलेशन है कि जो इसका उत्तर प्रदेश का जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिसका बहुत कलीदी किरदार था, वो जो इन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद कराने के बाद फिर उधर राम मंदिर बनवाया, उसमें उसको फेडरल कैबिनेट में लाने की कोशिश जा रही है। और मोहन भगवत बहुत अरसे से, जो आरएसएस का चीफ है, वो योगी आदित्यनाथ को प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पे सामने लेके आना चाह रहा था। तो बहुत ज्यादा जो पॉलिटिकल टर्मोइल है वो इंडिया के अंदर इस वक्त आ रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस की अपनी एक पावर है, अपनी एक रियलिटी है, वो इस टर्मोइल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर इस वक्त एक पॉलिटिकल सिविल वॉर शुरू हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी खुल के आके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जो जो इंडिया की फॉल्ट लाइंस थी, जो नरेंद्र मोदी ने ड्रामा किया पहलगाम का, और उसके बाद पाकिस्तान के पे उन्होंने हमला किया, और फिर जो इनको हजीमत उठानी पड़ी, हर उस वजह से हर फॉल्ट लाइन उभर के सामने आ गई। आपने इकोनॉमी की बात की, तो भारत को सिर्फ ये जो 6 और 10 मई की रात को जो भारत को मार पड़ी है पाकिस्तान से, उसके बाद आप देखें कि तकरीबन $80 बिलियन का बजट है, दिफाई बजट है भारत का। तो सिर्फ पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो इन्हें हजीमत उठाना पड़ी है, $83 बिलियन इनको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के अंदर जो है वो उन दिनों में नुकसान हुआ था, जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही थी। और फिर उसके बाद भारत के अंदर जो तकरीबन 80% लोग हैं, उनकी जो इनकम है महीने की, वो $200 से कम है। और फिर रिपोर्ट्स की, ये इंडियन रिपोर्ट्स ही मैं आपको कोट कर रहा हूं, इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त जो गरीब और अमीर के दरमियान में फर्क है इंडिया में, वो ब्रिटिश एम्पायर जब कब्जा किया हुआ था उन्होंने सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उससे ज्यादा हो चुका है। और मिलियंस में, यानी आप इनकी जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज है आईआईटी, उसमें भी लोग जब ग्रेजुएट होते हैं तो उनका जो एक सर्वे के मुताबिक उनकी भी जो पहली वो जो मोटिव होता है वो ये होता है कि हमने इंडिया को छोड़ के चला है। 1.8 मिलियन इंडियंस पिछले 5 साल में अपनी नेशनैलिटी छोड़ चुके हैं। सो इंडिया इस वक्त, नरेंद्र मोदी इज टर्निंग इंडिया इनटू अ वॉर जोन। और वॉर जोन में आपके चंद खानदान होते हैं, जिसमें अबानी हो गए, अडानी हो गए, टाटास हो गए। ये जो वॉर इकोनॉमी है, यानी 416 खरब जो रुपए हैं, उसका नरेंद्र मोदी प्लान कर रहे हैं अभी असलहा खरीदने का। सो सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इनकी असलहा खरीदने की तरफ है, क्योंकि वहां से करप्शन करके पैसे निकालते हैं, पैसे निकाल के अबानी अडानी को फायदा देते हैं, और जो आम इंडियन है वो पिस रहा है। तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो सिक्योरिटी एहलकारों की खुदकुशियां हो रही हैं, आई मीन इसके पीछे भी फिर आई थिंक दिस कुड बी द फैक्टर। आपके ख्याल में एक माशी रीजन है, उसके अलावा और क्या रीजन हो सकती है? और क्या ये रुझान भारत के दीगर रियासती इदारों में भी मौजूद है या अफवाज और सिक्योरिटी एहलकारों तक महदूद है?
जी देखें, आपको पिछले अरसे में आपको आपसे कोई तकरीबन 3 एक साल पहले एक बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। हम्म। भारतीय फौज के एक सिपाही ने एक वीडियो बनाई थी और उसने कहा था कि हमें खाने के लिए रोटी भी नहीं यहाँ पे दी जाती और हमें यहाँ पे इन्होंने लड़ने के लिए रखा हुआ है। फिर उसके हम्म। बाद जब आपने देखा कि जब फार्मर प्रोटेस्ट हुए थे तो कितने फ्रेट्रिसाइड के वाकयात हुए थे कि इंडियन फौज के अंदर ही जो सिख थे उन्होंने अपने जो बाकी जो फौजी थे उनको मारना शुरू कर दिया था, हम्म। क्योंकि वो ये कहते थे कि हम इनके लिए बॉर्डर पे लड़ें भी, हम इनके बॉर्डर्स भी प्रोटेक्ट करें, जी। हम इनको गल्ला और खुराक भी दें और ये हमारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं। हम्म। और आपको ये जान के हैरत होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसान जो सुसाइड करता है वो इंडिया में करता है। और फिर उसके अलावा सबसे ज्यादा पीटीएसडी के जो मरीज हैं ये इंडियंस छुपाते हैं, ये हम्म। इस बात को पब्लिक नहीं करते। सबसे ज्यादा खुदकुशियां और सबसे ज्यादा जो पीटीएसडी के पेशेंट्स होते हैं वो आपको इंडियन पुलिस के अंदर या इंडियन आर्मी के अंदर मिलेंगे। हाँ जी, ये और भी ये अभी डेटा ये को जो बहुत छत्तीसगढ़ में ये 170 सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुशियां की थी। खुदकुशियां की हैं, तो वो बिल्कुल इनकी हम्म। जो फैशिस्ट पॉलिसीज हैं, देखें इंडिया को अगर आप देखें ना, आप इसको ब्राह्मणाइज जो इनकी एलीट है इनको आप अगर देखें, कौमें चलाना, हम्म। स्टेट्समैनशिप, स्टेटहुड, ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है जो सिविलाइजेशन दर सिविलाइजेशन आपके अंदर ट्रांसफर होती जी। है। ये पिछले 1000 साल से मुसलमानों के गुलाम रहे हैं, फॉर 1000 years। और हम्म। उससे पहले भी अगर आप जाएं तो 2500 साल पहले इनकी कोई एक अशोकन एम्पायर रही है जो ये क्लेम करते हैं कि बहुत बड़ी थी। सो नेशन को इकट्ठा कैसे रखना है, कोई यूनिफाइंग आइडियोलॉजी नहीं है इनके पास। इंडिया के नक्शे के हम्म। बारे में कहा जाता है कि आप आज उस नक्शे पे से रियासतों के नाम हटा दें तो शायद ही कोई इंडियन है जो बता सके कि कौन सी रियासत जी। कहां पे। मल्टीपल 100 से ज्यादा जुबानें यहां पे बोली जाती हैं। सो कोई भी यूनिफाइंग फैक्टर नहीं है इंडियंस के पास कि इसको इकट्ठा रख सके, जिसकी वजह से कोई लार्जर देन लाइफ मोटिवेशन ही नहीं है उन लोगों के पास कि जो पुलिस में हैं या जो फौज में हैं, जो अपनी हम्म। जानें हथेली पे रख रहे हैं। उनके पास क्या मोटिवेशन है कि हमने एक ब्राह्मणाइज्ड एलीट है छोटी सी, उसको सर्व करना है। सो उसके लिए तो वो कुर्बानियां नहीं देंगे। तो उसका नतीजा फिर यही होता है कि वो इस चंगुल से बचने के लिए खुदकुशियां करते हैं या फ्रेट्रिसाइड्स होते हैं आपस में हम्म। फौज के अंदर, या बगावतें, म्यूटनी होती है। बिल्कुल, 18 एहलकारों ने ज़हनी दबाव के तहत एक दूसरे को मार दिया, साथियों पे फायरिंग कर दी। बड़े अलार्मिंग फैक्ट्स हैं। अहमद, हालिया जंग में भी ये फैक्टर ज़ेरे बहस आया था कि आरएसएस की 100 साला तकरीब के लिए ये सारी जाहिरियत प्लान की गई थी। मगर अब अगर मोदी 75 साल की उम्र के बाद आरएसएस के असूलों के मुताबिक रिटायर होते हैं तो बीजेपी की क़यादत और पॉलिसी किस सिमत जाएगी, और मोदी के बाद कौन आरएसएस के फाशिस्ट बयानिए का वारिस है? देखिए, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, लेकिन जो एनालिसिस जो इंडिया के अंदर की पॉलिटिक्स को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हम्म। तो बीजेपी की तो ख्वाहिश ये है कि मोदी को हटा के योगी आदित्यनाथ को लेके आया जा सके। हम्म। क्योंकि बीजेपी अभी भी, अगर आप कहें दैट दे हैव लर्नड एनी लेसन, जो इन्होंने मार खाई है पाकिस्तान से, तो मैं कहूंगा इन्होंने अभी भी सबक नहीं सीखा। हम्म। और अभी भी ये अपने इनको ये लगता है कि मोदी वॉज डोसाइल, मोदी जो था वो हल्का था, सॉफ्ट था, मोदी से ज्यादा हार्डलाइनर हमें चाहिए, और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ को ये आगे लाके प्रेजेंट कर रहे हैं। जी। सो जो टू आंसर योर क्वेश्चन, मोदी के बाद अगर बीजेपी जिसको वारिस बनाना चाह रही है मोदी का, वो योगी आदित्यनाथ है। हम्म। लेकिन इसमें अभी कॉन्टेस्टेशन बहुत ज्यादा है। अमित शाह इज अ कंटेंडर, राजनाथ सिंह इज अ कंटेंडर, जयशंकर प्राइम मिनिस्टर बनने के ख्वाब देखता रहा है कुछ अर्सा पहले तक। सो एक खिचड़ी पकी हुई है। जो हम्म। भी होगा, चाहे योगी आए, चाहे जयशंकर आए, चाहे राजनाथ सिंह आए, चाहे अमित शाह आए, या चाहे कोई और आए, हम्म। ये बात गारंटी है कि मोदी की जो चेंज का प्रोसेस होगा, जो इनिशिएट हो चुका है, वो बहुत ब्लडी होगा, बहुत खूनी होगा। अच्छा। उसमें बहुत आपको एक इंटरनल पॉलिटिकल सिविल वॉर नजर आएगी जो कि इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का एक मुअज्जब बनेगी। और ये फिर कोई जाहिरियत का प्लान भी कर सकेंगे इसमें, पाकिस्तान पे कोई अटैक, इस तरह की चीज? जी, इसी वजह से आप ये देखें कि जो भी फैशिस्ट है उसको जब भी अंदर, मुल्क के अंदर अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई है, हम्म। तो उसने सिर्फ उसी, आप नेतन्याहू देख लें, इज आल्सो अ फैशिस्ट। हम्म। आपने देखा कि उसके खिलाफ कनेसे में एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह का मोशन आने का खतरा पेश हुआ तो उसने ईरान पे हमला कर दिया। हम्म। फिर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जो उसकी पार्टी थी वो छोड़ के जाने लगी अभी रिसेंटली, तो उसने सीरिया पे हमला कर दिया। तो फैशिस्ट हमेशा यही करते हैं, अपना अंदर का इक्तदार बचाने के लिए बाहर रीजन के ऊपर हमले करते हैं। हम्म। तो मोदी विल नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट।
मोदी अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ एक मिसएडवेंचर जरूर करेगा, अगर नहीं करेगा तो इट विल बी अ मिरेकल। ठीक। अच्छा अहमद, कल हमारे प्रोग्राम में एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब ने ये कंफर्म किया था कि पाक फ़िज़ाइया मज़ीद जदीद तैयारे और टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जो शायद चीन से हो सकते हैं। आप क्या समझते हैं या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से कि पाकिस्तान चीन से J-35 या हाइपरसोनिक मिसाइल लेने जा रहा है? जी देखिए, मैं इस पे यही कहूंगा कि पाकिस्तान, आपने अभी देखा ना हमारी एयरफोर्स ने किस तरीके से भारत जो था उस पे एक जंगी जुनून सवार था, पिछले 10 सालों से था। उन्होंने तकरीबन $1 बिलियन के करीब का असला लिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कहा जाता है ये वो जंग थी जो हुई सिर्फ इस वजह से कि यूरोप में असला बहुत ज्यादा था, और भारत ने पिछले 10 साल में पूरे यूरोप से ज्यादा असला खरीदा है। लेकिन जब मार्का हुआ, जब फाइट हुई, तो उस वक्त आपने देखा कि हमारी एयरफोर्स जो थी वो कंप्लीटली प्रिपेयर्ड थी। ना सिर्फ प्रिपेयर्ड थी, हमने इंडिया की इतनी ज्यादा वेपन एक्विजिशन जो उसने की पिछले 10 साल, उसके बावजूद हमारे वेपन सिस्टम्स ने इंडिया को सरप्राइज किया। बिल्कुल। हमने जो वेपन सिस्टम, जो साइबर वॉरफेयर, जो चीजें हम लेके आए, हम इंडिया को सरप्राइज किया। सो पाकिस्तान इंडिया की हर खबर के ऊपर, इंडिया की हर डेवलपमेंट के ऊपर अभी भी जो वो असलहा ले रहे हैं, अभी भी वो जो स्पाई एयरक्राफ्ट्स ले रहे हैं, जो उन्होंने डील साइन की है, अभी भी वो जहां से अपना जो नए वेपन सिस्टम्स और ड्रोन्स वगैरह ले रहे हैं, पाकिस्तान हर चीज को देख रहा है और हर चीज से बेहतर सरप्राइज हमारे पास मौजूद है। अगर इंडिया वेपन एक्वायर कर रहा है तो पाकिस्तान भी वेपन्स ले रहा है। बिल्कुल। और हमारा जो इंडिया तो खुलेआम, वो उनको जाहिर है, उन्होंने करप्शन का होता है उसके अंदर, उन्होंने अपनी कौम से पैसा निचोड़ना होता है तो उसका वावेला बहुत ज्यादा करते हैं। पाकिस्तान एज अ पॉलिसी, हम जो अपना डिफेंस है उसको हम इस तरीके से इंडिया की तरह, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं है वेपन्स खरीदने का जो इंडिया का है, तो उसको हम डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन हमारी कौम को ये अश्योरेंस होनी चाहिए कि इंडिया जो भी असलहा ले आएगा उससे कई 100 गुना ज्यादा बड़ा सरप्राइज पाकिस्तान उनको देगा। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर कोट अनकोट 2.0 करने की ये कोशिश में है, उनको इस जो मार्का हक और बुनियानुन मरसूस में सरप्राइजेस उनको मिले हैं ना, उन सरप्राइजेस को वो भूल जाएंगे जो इनके 2.0 के अंदर इनको मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही। लास्ट क्वेश्चन अहमद, ये पाक इंडिया कशीदगी के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की अब अपने हमसायों खासकर चीन, ईरान और रूस से सफारती मामलात में तेजी आ रही है, आप समझते हैं कि इस खित्ते में माइनस भारत एक बड़ा ब्लॉक सामने आने जा रहा है? जी, और इस खित्ते की जो जस्ट सेकंड व्हाट यू हैव सेड, इस खित्ते की प्रोग्रेस और इस खित्ते की तरक्की को जो चीज रोक के रखे हुए है वो भारत है। इस बात का इदराक चाइना को भी हो चुका है, इस बात का इदराक रशिया को भी हो चुका है, और बाकी जो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जो इस खित्ते के दूसरे ममालिक हैं, इवन ईरान को भी हो चुका है कि इस खित्ते का जो नासूर है वो इंडिया है। और इंडिया के जितने भी अलायंसेस आप देख रहे हैं, इसमें आपको इंडिया कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। इंडिया स्ट्रेटेजिक डिसओरिएंटेशन का शिकार है, कभी हॉप करता है वो क्वाड से एससीओ की तरफ, कभी एससीओ में जलील होके ब्रिक्स की तरफ जाता है, कभी ब्रिक्स से जलील होके वापस एससीओ में आता है। सो आप बिल्कुल ठीक आपने आइडेंटिफाई किया कि इस वक्त भारत को निकाल के ये खित्ता एक प्रोग्रेशन की तरफ, एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट की तरफ जा रहा है। और इंडिया टेक्निकली जब तक मोदी, बीजेपी और ये फैशिस्ट आइडियोलॉजी आगे फ्यूचर और कोई रियलिटी नहीं है इस प्रोग्रेशन के अंदर। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया। हसन अल अरबी हमारे साथ मौजूद थे और अपना तज्जिया दे रहे थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इजाजत दीजिए।